मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से ही आई हो। सोनिया, छत पर तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले से लगे फूल को तोड़ती है, उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखते ही और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं आती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसे खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए भेज दिया। रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसीलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभाल कर रहने को कहता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही उस घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो सिर्फ बातें बना रही होगी, उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी मानता नहीं है और वह अकेले कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलते ही अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौटकर आता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर में मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा।
विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने की निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान के पीछे करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माओं से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं कब्र खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है और उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर अस्पताल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी भूतिया कब्रिस्तान पसंद आई हो। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।